प्रिय संबंधियों, सभी शुभ चिंतकों और हमारे इस अभियान के साथियों, मैंने आपसे एक सत्र पहले यह कहा था कि प्रत्येक वृक्ष कितना अधिक लाभप्रद है, इसका विश्लेषण आप तक पहुंचाऊंगा। आज उसी श्रृंखला में कि प्रत्येक वृक्ष, वैसे तो हजारों तरह के वृक्ष हैं, मगर पौधारोपण के लिए अर्थात प्लांटेशन के लिए हम कुछ विशेष वृक्षों का ही चुनाव करते हैं। मगर हम कभी इस ओर ध्यान नहीं देते कि प्लांटेशन के साथ में अगर मूल्य संवर्धन भी हो, उसे और अधिक लाभप्रद बनाया जाए। इसका फायदा वो गांव, जिसे मैंने जंगल विलेज के नाम से आपको बताया, आदिवासियों के जंगल विलेज है, वहां पर कितनी सुख समृद्धि आ सकती है, बशर्ते हम विवेकपूर्ण ढंग से इन वृक्षों का चुनाव करें और वहां की मिट्टी और जलवायु के अनुसार जो सबसे अधिक लाभप्रद वृक्ष हैं उनको सुझाव दें, उन्हें चुनाव करने का मौका दें कि वे क्या इन वृक्षों की उचित देखभाल कर सकते हैं, क्या वे इसके आगे होने वाले लाभों से परिचित हैं, और अधिक परिचित हैं तो उन्हें उनके संभावित मूल्य, यानी एक वृक्ष अगर 3 साल में जड़ें पकड़ लेता है, उसके बाद में उसके तने की जो गोलाई होती है, जैसे हम गर्थ कहते हैं, यदि वह बढ़ के 5 साल बाद या 10 साल बाद एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तब उसे कितना अधिक फायदा हो सकता है। इसी श्रृंखला में हम कुछ वृक्ष, जिन्हें हमने पहले बहुत उत्साह के साथ जिनका पौधारोपण किया था, उसमें यूकेलिप्टस का पौधा मैंने अपने देश के और मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर इसका पौधारोपण हुआ था, इसका प्लांटेशन हुआ था। यह वृक्ष पहले हमारे देश में नहीं पाया जाता था। यह वृक्ष विशेषकर यूरोप में, क्योंकि वहां पर दलदली जमीन थी और उस दलदली जमीन को इन्हें उपयोगी बनाने के लिए वहां पे इन वृक्षों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं और पानी जमीन से बहुत तेजी के साथ खींचते हैं। तो दलदल के आसपास अगर इन वृक्षों को लगा दिया जाता है तो दलदल में जो पानी होता है, यह पानी उसको सोख लेते हैं। इस कारण यूरोप में इसका पौधारोपण होता था और जब दलदल सूख जाते थे तो फिर उन्हें उपजाऊ बना लिया जाता था। भारत में, या हम कह सकते हैं कि देश के आसपास के जितने भी ऐसे इलाके हैं, भारत में भी कुछ जगह ऐसी है जहां हमेशा पानी भरा रहता है, जैसे सुंदरवंश हुए, या आसाम की घाटी में कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं। वहां पे जैसे काजीरंगा पार्क है, वहां पे बहुतायत यानी अधिकतर समय जो है ना पानी भरा रहता है, वहां पे इसका वृक्षारोपण किया जा सकता है। मगर मध्य प्रदेश जैसी जगह या अन्य स्थानों पर यह वृक्ष, क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है कि जब कोई वृक्ष बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और वो जमीन का पानी को सोख लेता है, तो ये तेज बढ़ने की प्रक्रिया, उसका जो लकड़ी होती है वो हल्की रह जाती है और वो किसी काम की नहीं। यानी यहाँ तक कि इस पेड़ की हाउस कंस्ट्रक्शन में जो बल्लियां यूज होती है या मोटी मोटी लकड़ियां जो होती है, जो सेंटरिंग को स्थायी बनाने के काम आती है, वहां भी इसकी लकड़ी की बल्लियों का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत कच्ची होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जलाऊ लकड़ी की श्रेणी में भी नहीं आती है। अर्थात इस पेड़ को पूरी तरह से इसका प्लांटेशन निषिद्ध कर देना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि इसका पौधा प्लांटेशन के लिए उपयोग में लाया ही नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से कुछ निरर्थक
जैसे बबूल है, इसकी झाड़ियां हमारे यहाँ अक्सर पाई जाती है और यह वृक्ष किसी काम का नहीं है और इसके कांटे जो होते हैं ये भी काफी अधिक, अगर ये सूख जाए तो काफी पीड़ा देता है। इस तरह से हम पाएंगे कि ये वृक्ष या बहुत जल्दी होने वाले वृक्ष, और आजकल हमारे शहरों में एक और फैशन आ गया है कि हम जल्दी बढ़ने वाले और फूल देने वाले वृक्षों का उपयोग ज्यादा करते हैं प्लांटेशन के लिए। फूल आए इसमें कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, किंतु यदि वहां पे फलदार वृक्ष लगाए जाए, आम लगाया जाए, वहां पे जामुन लगाया जाए और अमरूद के पेड़ लगाए जाए, यानी आप कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा कौन करेगा। मगर जो विभिन्न कॉलोनियां हैं, कवर्ड कैंपस हैं, जहाँ पे आज बड़ी उत्साह के साथ में एक वृक्ष माँ के नाम इस अभियान से शहरी जनता उत्साहित होकर प्लांटेशन कर रही है, तो उन्हें बताया जाए कि आप अपने कंपाउंड में ऐसे वृक्षों को लगाइए जो आगे जाके आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी उसका जो फल होते हैं उसका रसास्वादन कर सके। ऐसे वृक्ष कई हो सकते हैं, बादाम का वृक्ष हो सकता है, आम का वृक्ष हो सकता है, नींबू के वृक्ष हो सकते हैं और कुछ जिन्हें हमारे यहाँ बहुत पवित्र मानते हैं, अर्थात बरगद का पेड़। मगर बरगद बहुत फैल जाता है, तो अगर जगह पर्याप्त है तभी इसका प्लांटेशन करें, किंतु पीपल जो है इसका हर कॉलोनी में एक पौधा या एक पेड़ अवश्य होना चाहिए। पीपल में सूर्य या विष्णु भगवान का निवास होता है और यह अत्यंत पवित्र वृक्षों की श्रेणी में आता है। इसकी लकड़ी या बरगद की लकड़ी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी पवित्र पेड़ का ऐसा करना उचित नहीं होगा। किंतु जैसे अमलतास है और इसी तरह के कुछ पारिजात है, इन पेड़ों का भी एक कॉलोनी में एक वृक्ष, दो वृक्ष, तीन वृक्ष ये होना अधिक श्रेयस्कर हो सकता है। अगर हम दो वृक्षों के बीच में इंटरक्रॉपिंग को भी बढ़ावा दें, उन आदिवासी गांव में जिनकी चर्चा मैंने आपसे पहले करी थी, तो तरह तरह की औषधि जो पौधे हैं, जैसे सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, उसी तरह से जो दूसरी जड़ी बूटियां हैं, इसके साथ साथ कुछ मसाले हैं, जैसे वृक्षों की छांव में हल्दी बहुत अच्छी है, साथ में मिर्ची है, धनिया है, जीरा है, और जैसे केरल में आप पाएंगे कि अगर अच्छे वृक्ष हैं तो वहां पर बेल लगाकर लौंग की और इलायची की बेलें भी लगाई जा सकती हैं, और ये दोनों जो लौंग और इलायची है इनका बहुतायत प्रयोग होता है और इनकी कीमतें भी बहुत अच्छी हैं। मैं अभी इनकी कीमतों का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल संभावनाओं के बारे में बता रहा हूँ कि प्लांटेशन के साथ साथ अगर इंटरक्रॉपिंग के जरिए ये सब भी जंगल के निवासी, अगर उन्हें इस चीज का ज्ञान दिया जाए कि क्या किस तरह की वेल्थ वे, किस तरह की संपत्ति अपनी बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि चंदन का एक पेड़ लगाया जाए तो 10 साल बाद उसमें लगभग 4,20,000, अर्थात आप कह सकते हैं कि 10 साल बाद 60 किलो, जिसका मूल्य 6,72,000 होगा, इतना उसमें चंदन की लकड़ी का, यानी वो वृक्ष इतना मूल्यवान हो सकता है। मगर उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। हो सकता है कि अगर वो उचित मात्रा में उसके जो खरपतवार है उसको हटाते रहे, उसकी जो अनावश्यक ब्रांचेस निकल गई हैं अगर उनको भी वो काटता रहे आदिवासी, तो वो 10 साल बाद कितना अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेगा। इसी तरह से जब कोई
वृक्ष लगता है, लंबाई प्राप्त कर लेता है, और साथ में अगर नीचे फूलों की खेती हो रही है या फूल के उगाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के, तो हम पाएंगे कि मधुमक्खी जो शहद देने वाली होती है वह अपने आप आ जाती है। और जो आधुनिक तरीका है कि किस तरह से मधुमक्खियों को एक रात के वक्त, क्योंकि मधुमक्खी बाहर नहीं निकलती, तो जो ग्रामोद्योग हैं वहां पे इस तरह के कुछ पिंजरे बनाए जाते हैं जहाँ पे मधुमक्खी आके अपने छत्ते बना लेती है और उसमें शहद डालती रहती है। जब ये छत्ते पूरे हो जाते हैं, इस दौरान जो भी शहद उससे निकलता रहता है और बहता रहता है, उन्हें अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में उस छत्ते के पास में मधुमक्खी अपने आप दूसरा छत्ता बनाना चालू कर देती है और पुराने छत्ते को बड़ी आसानी के साथ में हटा के उससे शहद निकालकर उसे फेंक दिया जाता है। प्योर अच्छी शहद मिलना आजकल अत्यंत मुश्किल है। एक साधारण अच्छी शहद की कीमत करीबन 1100 से 1200 रुपए पर लीटर होती है। ये वे उपाय हैं जिनके जरिए जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जंगलों में रहने वाले भाई हैं, उन्हें कितना समृद्ध बनाया जा सकता है। और इसके कारण जो वहां पर जो अर्थव्यवस्था वहां की जो बदलेगी उसका लाभ पूरे देश को होगा। हमारी जीडीपी और तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको अगर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे केशर है। मध्य प्रदेश के देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो ऊंचाई पर है, यानी वैसे तो कश्मीर में केशर होते ही है, मगर वहां के केशर की कीमत अगर देखें तो 1 एकड़ से लगभग 10 लाख रुपए का केशर प्राप्त किया जाता है। और अगर आप बाजार में प्योर शुद्ध केशर खरीदने जाएंगे तो 5-5, 10-10 ग्राम की छोटी छोटी सी या तो डिब्बी में या पॉलिथीन में आपको केशर दिया जाएगा, जिसकी कीमत जो है बहुत अधिक होती है। अर्थात बहुत समृद्ध लोग ही ऐसी केशर का उपयोग कर पाते हैं। साधारण इंसान तो इसे खरीद ही नहीं सकता, यह काफी महंगा है। मगर अगर इसे इसकी 4-5 पत्तियां भी आप किसी भी पकवान में डाल दें, किसी भी पेय पदार्थ में इसको डाल दें, तो उसकी जो सुगंध होती है वह अत्यंत और अच्छी होती है और साथ साथ में यह बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद भी होती है। इसी तरह से एक वृक्ष और है, बादाम है, दूसरा आंवला है, और हर घर में जो खाया जाने वाला एक कटहल है। कटहल बहुत भारी होता है, मगर जब आप किसी कटहल के पुराने वृक्ष में जाएंगे तो वहां पे एक साथ 40-40, 50-50 कटहल आपको दिखाई पड़ेंगे और ऑन एन एवरेज एक कटहल का वजन लगभग 10 से 15 किलो होता है। इस तरह के वृक्षारोपण जैसे केला है, बनाना है, ये हर घर में पूजा के काम आता है और इसका फल भी बहुत अच्छा होता है और बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इसका बार बार प्लांटेशन भी नहीं करना पड़ता। पुराने वृक्ष जब काट दिए जाते हैं तो उसके बाद उसे दूसरा केले का वृक्ष आ जाता है। एक बार किसानों को इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि कैसे केले को लगाया जा सकता है, नींबू को लगाया जा सकता है, मौसम्बी को लगाया जा सकता है, संतरे के वृक्ष लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो हर जगह हो जाते हैं, उग जाते हैं। पहले यह कहते थे कि सिर्फ केरल में काजू की खेती होती है, किंतु आजकल अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं, क्वालिटी थोड़ी छोटी होती है, मगर काजू हर जगह पैदा हो सकता है। अगर काजू हो सकता है और नासिक में अंगूर की खेती हो सकती है, तो क्या हमारे जिले मध्य प्रदेश में किसान और जो आदिवासी हैं वे अंगूर की खेती नहीं कर सकते? अंगूर की बेल को नहीं उगा सकते?
ये एक ऐसी संभावना का द्वार खोल सकता है जहां पर हम पाएंगे कि जो आदिवासी समुदाय है वह किस तरह की समृद्धि को प्राप्त कर सकता है और किस तरह से वह न केवल अपने जीवन स्तर को या आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ा सकता है और समाज में अपना एक सार्थक योगदान दे सकता है और देश के आर्थिक विकास में वह किस तरह से अपना योगदान दे सकता है। अर्थात अगर इतनी अधिक उसकी इनकम हो जाती है, इतनी अधिक उसकी आय हो जाती है, तो उसे किसी तरह की सरकारी सुख सुविधाओं की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो जो भी बचत होगी भारत सरकार उसका उपयोग किसी दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में लगा सकती है या उसी गांव में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती है जिससे ये गांव और अधिक समृद्ध हो सके। अर्थात मुफ्त में वहां पर वह सोलर पैनल लगवा सकती है, जो वहां पे घर हैं उन घरों में और अच्छे कमरे, उन कमरों के अंदर भी सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो वहाँ की जो अगर दूर के गांव हैं तो वहां पर संचार व्यवस्था का निर्माण करना, वहां पे गोदाम बनाना, वहां पर जो किसानों की उपज है वहीं पे उसे मूल्य संवर्धित कैसे किया सकता है उसको बनाना, एक ट्रेडिंग कहाँ पर दी जाएगी, बच्चों के लिए स्कूल बनाना, छोटा सा एक हॉस्पिटल बनाना, इस तरह की सारी सुख सुविधाएं अगर हम अपने वनवासियों को दे सके तो एक नए तरह की उत्साह का संचार होगा और वो जो आज शहरों में जाके महीने के 4,000 5,000 रुपए कमा के या भीख मांगकर या किसी के यहाँ बंधुआ श्रमिक बनकर काम कर रहे हैं उनको कितना अधिक समृद्ध बना सकते हैं। सवाल केवल इतना है कि क्या समाज और सरकार इस ओर जागृत है, पर्याप्त ध्यान दे रही है, पर्याप्त मात्रा में ऐसे परिवारों को चिन्हित करके क्या उन्हें जंगलों के बीच में जिन्हें हम कहते थे पहले रक्षक और कैसे उनको भक्षक बना दिया गया, तो भक्षक के स्थान पर वो अगर वो रक्षक बन जाते हैं तो कितने अधिक हम अनावश्यक खर्चों से तो बच ही जाएंगे। साथ में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज है कि इन लोगों को इनका जो जीवन स्तर आज की तारीख में दयनीय है उन्हें कैसे आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है और उनके जो भी आर्थिक योगदान है उन्हें किस तरह से सफल बनाया जा सकता है, सार्थक बनाया जा सकता है। अब मैं आपके सामने एक इसका दूसरा पहलू भी रखूंगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा वृक्ष है जो जिसे हम सैंडलवुड वगैरह कहते हैं और भी कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत अधिक मूल्यवान होती हैं जैसे केसर है, ये है वो। अगर उस गांव में इस तरह के मूल्यवान वृक्ष लगे हैं तो जल्दी उसे काट कर और तस्करी का या काले बाजार में इन मूल्यवान जो वृक्षों की उपज है उसे हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा पूरे निश्चय के साथ में कि पूरा गांव इसमें शामिल होगा, मगर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जल्दी आय प्राप्त करना चाहेंगे, जो जल्दी अपने ही हितों के, अपने गांव के हितों के खिलाफ जाकर जो स्मगलर होते हैं उनके साथ में संपर्क करके वे यहाँ से चोरी छुपे जो मूल्यवान लकड़ी है इसे उन तक पहुंचा सकते हैं। जरूरी है कि इस व्यवस्था का किसी तरह से समाधान निकाला जाए। मेरा सुझाव यह है कि 3 साल बाद जब कोई वृक्ष इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है कि उसको किसी तरह के बाहरी पोषण की जरूरत नहीं रहती है और आप उसका ट्री गार्ड जो होता है जो पहले हमने लगाया था उसको हटा दिया जाता है, तो वहां पे एक जैसे क्यूआर कोड होता है वैसे एक स्टेप कोड भी होता है। आप किसी भी बड़े बाजार में जाएंगे, आप कोई भी सब्जी खरीदें, कोई भी फल खरीदें, कोई भी किसी भी चीज को खरीदें, तो जब बिल उसका बनने के लिए जाता है तो खटाखट जो एक मशीन से
वो स्ट्रिप निकाली जाती है और उसे उस प्लास्टिक में या कोई दूसरी जो भी सामग्री होती है पैकिंग की, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। और जब आप बिलिंग में जाते हैं तो एक बिल बनाने वाला वह स्ट्रिप कोड को एग्जैक्टली पढ़कर वो कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम है, क्या है क्या नहीं है, रेट पहले से ही फीड रहता है और आपका बिल बनता जाता है। यह एक स्थायी है। इसे बैटरी के द्वारा संचालित एक छोटा सा उपकरण बनाया जा सकता है और 3 साल बाद, क्योंकि यह कागज का होता है, तो एक किसी उचित पॉलिथीन में या एक छोटी सी ऐसी किसी डिबिया में उस वृक्ष का उस समय का जो उसकी गोलाई है, जैसे हम गर्थ कहते हैं, तने की गोलाई 3 साल बाद क्या थी और उसके हिसाब से उस वृक्ष का न केवल नंबरिंग हो जाएगी, अपितु उसकी जो भी ग्रोथ है वह सुनिश्चित हो जाएगी। अगले साल फिर एक तरह की एक टीम बनाई जाए जिसमें उस गांव के प्रतिनिधि, मुख्यतः वह किस किसान का है इसकी उसकी प्रेजेंस में, और जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उनकी प्रेजेंस में अगले साल फिर उसकी गर्थ को या गोलाई, तने की गोलाई को नापा जाए, तो हम पाएंगे कि एक साल में वह कितना बढ़ा है, यानी तने की मोटाई कितनी बड़ी है। और स्वतंत्र ऑडिटर को भी यह कार्य सौंपा जा सकता है बाद में कि प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, कोई वृक्ष अनाधिकृत रूप से काटा तो नहीं है, इसका वह ऑडिट करे, अंकेक्षण करे। अर्थात जो भी प्रक्रिया का पालन किया है उसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा और उस नियमानुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में एक स्वतंत्र ऑडिटर, वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वह भी अपना ऑडिट पूरा करे। पूरे जंगल का नहीं, टेस्ट ऑडिट कर सकते हैं। कुछ एक वृक्ष हर किसान के वह चूज करे और उसको जो भी वहां पे ये लाइन कोड लगाया गया है उसको वह एक अपने उसके पास में वही कार्ड रीडर होगा, यानी चलता फिरता कार्ड रीडर, उसके सामने जाके वैसे उसको देख के वह अपना एक प्रकार से रिकंसिलिएशन कर सकता है कि जो जानकारी उसे दी गई है उसने मौके पे जाके, स्पॉट पे जाके उसे सत्यापित किया है, उसके हिसाब से वह अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के जो भी एक प्रति वह उस गांव को दे सकता है। और अगर उसमें कहीं हेरा फेरी पाई जाती है तो संबंधित किसान को दे सकता है, शासन को दे सकता है। अर्थात निरीक्षण की 3 प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। एक जो किसान है वह खुद करेगा, दूसरा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव के साथ में मिलकर करेगा, और तीसरा जो ऑडिटर है वह इस चीज की ऑडिट रिपोर्ट बना के भी करेगा। किस स्तर पर कोई गलती नहीं है तो अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ संकेत है। और अगर कहीं कुछ भी हेरा फेरी पाई गई, अर्थात अगर किसी ने इस बीच उस वृक्ष को काट कर स्मगलरों को बेच दिया है, तो वह तुरंत 1 साल में ही उसका भेद खुल जाएगा, कौन दोषी है। ऐसे दोषी परिवार को उस गांव के बाहर हमेशा के लिए उसे दोबारा आने का, वहां से उसे एक प्रकार से गांव निकाला आप कह सकते हैं कि उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसके घर पे, उसकी भूमि के स्थान पर किसी दूसरे परिवार को वहां पे बसा दिया जाएगा। तो इस तरह की सावधानियां, इस तरह की जो योजनाएं हैं, उसके साथ साथ इस तरह की जो सुरक्षात्मक कह सकते हैं और इसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसे भी हम सुनिश्चित करने के लिए जो फॉरेस्ट की या शासन की जो नियमावली होती है, जो भी एक्ट बने इस संबंध में, जो भी राज्य सरकार इसको संचालित करने की योजना बनाए, वह इन सब आवश्यक सुझावों पर भी अमल दे। इसलिए मैं जो भी मेरा अनुभव है उसके अनुसार इस योजना को सफल बनाने के लिए जो भी योगदान हो सकता है वह मैं तो दे ही रहा हूँ, मगर साथ में अगर समाज के जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
कि वे सामूहिक रूप से शासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सुझाव दें, क्योंकि सामुदायिक आवाज में ही वह शक्ति होती है जो सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए बाध्य कर सकती। तो मैं हर पर्यावरण को सुरक्षित करने में आज योगदान दे रहे, चाहे वो एनजीओ हो, व्यक्तियों का समूह हो, इन सभी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप भी अपना मत सामने रखें। अगर कहीं कोई मेरे द्वारा सुझाई गई व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, इन्हें और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है, जिससे कि न केवल देश आगे बढ़े मगर हमारे देश की जलवायु, जो आज सबसे अधिक चिंता का विषय है, क्लाइमेट चेंज का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान प्लांटेशन ही है, मगर प्लांटेशन के साथ साथ अगर उसका आर्थिक पहलू भी सामने रखें तो और अधिक जन सहयोग मिलेगा और अधिक लोग इस ओर आकृष्ट होंगे कि वृक्षारोपण के माध्यम से अगर इतनी समृद्धि की जा सकती है तो दूसरे जो उद्योग धंधे जो हैं वहां पर हम अपनी पूंजी का निवेश क्यों करें, क्यों ना हम अपने जंगलों को समृद्ध करें और इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बैंक हो या बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वे भी इसमें आगे बढ़कर अपना सहयोग देना चाहेंगे और हम पाएंगे कि जो हमारा उद्देश्य है वह 2-3 साल में ही इसके जो परिणाम हैं वे हर निर्धन आदमी को मिलने लगेंगे और देश में सुख समृद्धि की एक नई बहार, एक नया, अर्थात जिसे मैं कहता हूँ कि वो सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह अवश्य आएगी अगर हम सामूहिक रूप से इस ओर अग्रसर हो। इस संबोधन के साथ में मैं प्रदीप वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ आप अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें इन आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करके। इन्हें जैसे आंवला है, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा माध्यम है, आंवले का सेवन अवश्य करें। थोड़ा आप अश्वगंधा और भी कई ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर कहते हैं, जैसे जामुन का जूस है, डायबिटीज वालों के लिए जामुन का जूस बहुत अच्छा होता है। आप करेंगे इसका उपयोग तो समाज के अन्य वर्ग भी करना चाहेंगे और आज की तारीख में जामुन की जो गुठली होती है, उसका जो बीज होता है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में डायबिटीज को कंट्रोल करने के तत्व होते हैं। आज कोई उस गुठली का उपयोग जानता ही नहीं है, मगर आयुर्वेद की मेडिसिन में इसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर घर घर में आप इस गुठली को पीस के किसी उसमें नहीं साधारण सी हमारी मिक्सी में भी इसका चूर्ण बनाया जा सकता है, तो आप न केवल स्वस्थ होंगे मगर जो समाज के दूसरे भागीदार हैं वे भी धीरे धीरे क्रमशः सही मगर एक नए तरह की जागृति हमारी आयुर्वेदिक उपचार की पद्धति की ओर भी वे आकर्षित होंगे। और अनावश्यक जो वो टॉनिक लेते रहते हैं कि कोई B12 का टॉनिक ले रहा है, कोई विटामिन सी का टॉनिक ले रहा है, इस तरह अनावश्यक रूप से जो खर्चा करते हैं उसमें भी इस जागृति के कारण पर्याप्त पॉजिटिव चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। इस संबोधन के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।